अच्छा, हम लोग आज करेंगे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी सेफ्टी, उसके कंसर्न्स, इंटरनेशनल कंसर्न्स, उसके बारे में क्या है। ठीक है। तो हम बीच में से जब आप लोग थक गए तो फिर बता देना, वहां पे मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, पॉज ले लूंगा। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें, वर्ल्ड वाइड देखें, तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं? वैसे हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास टोटल जो है ना, वो 9 स्टेट्स हैं, जिसमें से क्या है कि वो न्यूक्लियर पावर है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 2003 में विड्रॉ किया था। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास टोटल कितने सॉवरेन स्टेट्स हैं। टोटल जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो हमारे पास टोटल नंबर 8, मतलब 8 है। ठीक है। तो टोटल सॉवरेन स्टेट्स हमारे पास कितने? 8। उसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? मतलब कि न्यूक्लियर एसेट्स किसके पास? सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो किसके पास है? लाइक प्रोस्पेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज भी आपका, वो सबसे ज्यादा रशिया के पास है, फिर यूएसए के पास है। ठीक है। फिर चाइना के पास है, या फिर यूके के पास है, फिर चाइना के पास है। ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस डोमेन में कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन चीजों को देखें, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पाकिस्तान है, उसके पास जो ज्यादा नंबर के लिहाज से अगर हम देखें, तो पाकिस्तान छठे नंबर पे आता है न्यूक्लियर वेपन्स पे। ठीक हो गया। तो एक तो ये बात है। अच्छा, अब एक हमारे पास जो है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो रिकॉग्नाइज करती है ना, मतलब वो डिक्लेयर जो किया हुआ है, उसने 5 स्टेट्स को डिक्लेयर किया हुआ है कि इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो कौन सी कंट्रीज हैं जिसके बारे में कहते हैं कि भाई नॉन एनपीटी बोलता है उसके बारे में कि भाई इनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं? वो हमारे पास है रशिया। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ एक फ्रांस का मेंशन करना। फ्रांस। ठीक है। फिर यूएसए। ठीक। यूके और चाइना। अब चाइना भी जो है ना, यहाँ पे आएगा, और यूके यहाँ पे। ठीक। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात, अगेन वही बात, छठे नंबर पे। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग कितने स्टेट्स हैं? टोटल 5। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस तरह डेवलप किया है। डेवलपमेंट ऑफ, उसकी टाइमलाइन पढ़ेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, अब हम देखें ना, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जरा कोल्ड वॉर के एरा की तरफ जाना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के एरा में अगर हम देखें, तो एक हमारे पास जो ब्लॉक था वो एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक नॉन अलाइड ब्लॉक था, और एक जो था वो इस्लामिक ब्लॉक था। ठीक है। तो अगर इसके स्पेक्ट्रम में हम देखें, तो हम अगर देखें तो इंसेप्शन जब पाकिस्तान का हुआ, तो पाकिस्तान उस टाइम बड़े मसले जो बॉर्डर के फेस कर रहा था। एक तरफ अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन पे, दूसरी तरफ जो मसला था पाकिस्तान को, वो किससे था? इंडिया से। एज ऑलवेज हमारा वो क्या है, राइवल है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान जो स्टार्ट से था ना, वो टिल्टेड था किसकी तरफ? यूएसए की तरफ। सीटो सेंटो का मेंबर भी था, मेंबर भी रहा है। तो अगर हम कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में देखें, तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स थे। 2 ब्लॉक्स कौन से थे? एक कम्युनिस्ट था, एक कैपिटलिस्ट था। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नॉन अलाइड ब्लॉक था, और एक इस्लामिक ब्लॉक था। अब पाकिस्तान क्या था कि पाकिस्तान दोनों का न कैपिटलिस्ट का मेंबर था, न कम्युनिस्ट का मेंबर था, लेकिन टिल्ट की तरफ था, यूएसए की तरफ। अगर कैपिटलिस्ट ब्लॉक को हम देखें, तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक का कौन था वो, कि वो किन का ब्लॉक था? ठीक है, वो यूएसए था। कम्युनिस्ट में कौन थे? यूएसएसआर। यूएसएसआर थे, मतलब रशिया। और जो दूसरे वाले थे हमारे पास, नॉन अलाइड ब्लॉक। नॉन अलाइड ब्लॉक हमारे पास न्यूट्रल थे। वो किसी ब्लॉक से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो बिल्कुल इन दोनों से ना इसको सपोर्ट करते थे, ना इसको सपोर्ट करते थे। नॉन अलाइड ब्लॉक किसी को भी सपोर्ट नहीं करता था। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, अगर हम समरी, लाइक हम अभी पढ़ रहे हैं उसका एक प्रेसी फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ था।
अच्छा, अब क्या होता है कि उस टाइम पे जो दौर होता है वो होता है जुल्फिकार अली भुट्टो का। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर होता है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को आइडिया आता है कि यार इस तरह होना चाहिए कि हमारी भी अपना अपना ब्लॉक हो जिसमें हम खुद पावर को, एक ऑटोनोमस पावर हो। तो उसके माइंड में ये आइडिया भी आता है कि हम जो है ना इस तरह करें कि हमारी जो कन्वेंशनल पावर है, ठीक है, या जो हमारी मेन फोर्स है वो तो इंडिया के इस रेशो में, लाइक अगर इंडिया की 3 है तो हमारे 1, मतलब 1:3 के लिहाज से वो वेपन्स की बात करें, हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, जिसकी भी बात करें, इंडिया की हमारे पास उनके रिसोर्सेज भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस। तो उसने कहा कि अब जब इंडिया ने बॉम्ब बना लिया अपना, ठीक है, तो 1974 में उसको आइडिया आया कि हम घास तो खा लेंगे। ठीक है, उसने एक बात की कि हम घास तो खा लेंगे लेकिन हम बॉम्ब जरूर बनाएंगे, एटॉमिक बॉम्ब जरूर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इंडिया ने बना लिया था उस टाइम पे बॉम्ब। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन उसने कर दिया था, अब इंडिया ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, इंडिया एज यूजुअल हमारा राइवल है। ठीक है, तो इंडिया फिर क्या करता, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता डिफरेंट रीजन से, कश्मीर वाला, दिस एंड दैट। अब क्या होता है कि मतलब इसकी पॉलिटिक्स को हम देखेंगे, आगे देखेंगे। अब इसमें आपका क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, अगर साउथ एशिया में देखें तो मेनली जो है वो कौन है, पाकिस्तान और इंडिया ही है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि अब इनका जो माइंड में जो ख्याल आया, उसने उसकी इम्प्लीमेंट किया किसमें, 1974 में उसने एक समिट समिट कंडक्ट कराया। ठीक है, लाहौर में 1974 में। और उसमें से उसने ये डिसाइड किया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, कि हम एटॉमिक बम को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, 1974 में मतलब सबमिट करा, लोगों को बताया कि ये, वो अपने माइंड को बना चुका था 72 में, लेकिन लोगों को बताया कि हम ये काम करेंगे। ठीक है, बाय हुक एंड क्रुक करेंगे, चाहे अमेरिका हमारे साथ कुछ भी करता है। तो वही बात है कि अगर उसको देखें, हम जुल्फिकार अली भुट्टो को देखें, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि उसको, उसका कत्ल कर दिया गया था, कुछ कहते हैं कि उसको जो है ना हैंग कर दिया गया था, मतलब बुक्स में हम लोग यही पढ़ रहे थे कि हैंग हुआ हुआ था। बट चलें, ये डिबेट है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक इस्लामिक ब्लॉक था, हमने 3 ब्लॉक्स पढ़े कि हमारे पास नॉन एलाइड ब्लॉक था, और जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामिक ब्लॉक बनाया कब, 1974 में, सबमिट कौन सी थी, लाहौर में इस्लामिक ब्लॉक बनाया। ठीक है, उसके मोटो क्या थे कि हमारे रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो, इंटरनेशनल जो बाकी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हों। ठीक है, और जो दूसरा ये था कि हम अपना क्या करेंगे, एक बॉम्ब बनाएंगे और पावर भी हमारे पास हो, एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और पावर भी हमारे पास हो। अच्छा जी, अब जरा हमें जाना पड़ेगा, ये बात हो रही है कब की, ये बात हो रही है 1974 की। अब हमने जरा एक छोटी सी कहानी सुननी है, गौर से सुननी है, उस कहानी को हम देखते हैं। सबसे पहले 1956 में क्या होता है, 1956 में अल्लाह आपका भला करे कि एटॉमिक एनर्जी का कमीशन बनता है। ठीक है, 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का कमीशन बनता है। इससे 9 साल, मतलब 10 साल का जो टाइम स्पेन होता है इसके बीच में, उसमें खामोशी रहती है। अब क्या होता है, 1965 में एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, पाक इंस्टीट्यूट और न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अच्छा जी, उसके बाद जो है 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो इनिशिएट करता है अपने प्रोसेस को। 1974 को अगर हम देखें तो उस टाइम पे इंडिया अपने एक्सप्लोजन कर देता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देता है। ठीक है, कंडक्ट करा देता है। अब पाकिस्तान को जरूरत क्यों पड़ी कि भाई वो भी एटॉमिक बम बनाए? पाकिस्तान की जो आप देखें कि पाकिस्तान की आबादी भी देखें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी देखें, पाकिस्तान के वेपन्स भी देखें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी देखें, पाकिस्तान की मेरीन सिस्टम को भी देखें, एयर सिस्टम को भी देखें, वी आर लैकिंग। ठीक है, किसके अगेंस्ट लेक कर रहे हैं, इंडिया के। तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम न्यूक्लियर डेटरेंस शो करेंगे? ठीक है, हमें उनका मुकाबला कैसे करना है? तो इसके लिए क्या हुआ कि 1974 में जब उन्होंने अपना वेपन बना दिया, तो पाकिस्तानियों के माइंड में ये था कि भाई, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के माइंड में ये था, ये को तो हमें कल को करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो हम भी इस तरह करते हैं कि ये एक पिलर था, एक स्ट्रॉन्ग पिलर था ना, उसके अगेंस्ट के हम भी अपना फिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम न्यूक्लियर, अपना जो है ना, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। तो यहाँ से काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है
न्यूक्लियर की प्रॉपर जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि 1975 में, ठीक है मैं जरा टाइमलाइन साथ साथ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को उससे जरा सही समझ आए। 1975 में वाशिंगटन से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आता है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्या करता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उसके पास जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो के पास, और उसको सैंपल्स देता है और सैंपल्स दिखाता है, तो लाइक फॉर न्यूक्लियर वेपन्स दिखाता है। तो उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ना उसको मतलब वो सौंप देते हैं और वो काम वो स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि 1975 में आ गया। अब इस टाइम स्पेन में जो यूएसए है ना वो क्या करता है, वो पाकिस्तान को वार्निंग देता है और इंडिया को भी वार्निंग देता है कि भाई तुम लोग इस तरह करो, तुम लोग अपने दोनों रोको और हम एक पीस जोन बनाते हैं, मैं भी अपना रोक लेता हूँ तुम लोग भी रोको। लेकिन इंडिया ने भी स्ट्रांगली बोला कि हम अपना फर्दर इंप्रूव करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। पाकिस्तान ने भी स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया उसको कि हम भी बनाएंगे। ठीक हो गया। यूएस ने यहां तक पाकिस्तान को कह दिया कि भाई आप क्या कर देंगे, हम आपका एड बंद कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पे एड जो होती है उसके उसके रिस्पॉन्स में उसने कहा कि हम गैस खा लेंगे लेकिन हम ये एटॉमिक बॉम्ब वाला प्रोसेस बनाने वाला प्रोसेस खत्म नहीं करेंगे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था। अच्छा फर्दर मोर अगर हम मूव करते हैं तो 1979 में जियाउल हक आ जाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। अब अफगान इन्वेजन हो जाती है इस टाइम दौर में ना, इस टाइम स्पेन में जो है, इस टाइम स्पेन में हमें सपोर्ट कर रहा होता है कौन, हमें यूएसए सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि वहां पे यूएसएसआर की इन्वेजन हो जाती है। यूएसएसआर की जब इन्वेजन होती है तो उस टाइम स्पेन पे यूएस को सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा था कि पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जो इनको यहाँ से अफगानिस्तान से निकालेगा। ठीक। तो अगर इसको हम देखें वो क्या था, ये सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को क्योंकि उनकी नीड थी, अगर वो ना करते तो उनको पता था यहाँ से फिर रशियन ही निकलने वाला। अच्छा अब टाइम स्पेन 1979 से लेके 1985 की तरफ आते हैं। 1985 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने यूरेनियम प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर दी थी, फिजल मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया था 1986 में। और मतलब आप समझो कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अच्छा 1987 में क्या होता है, 1987 में टाइम स्पेन में ये होता है कि एक इनके आपस में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन क्रिएट हो जाती है। उस टाइम जो गवर्नमेंट होती है वो बेनजीर की गवर्नमेंट होती है, और फिर उस टाइम देखते हुए कि यार ये तो आपस में इंडिया और पाकिस्तान आपस में न्यूक्लियर वार करेंगे, तो यूएसए के इन्वेस्टर ने फिर विजिट किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को बोला कि भाई आप लोग तो मतलब न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने डायरेक्टली बोला कि भाई हम लोग तो नहीं यूज कर सकते, मतलब करेंगे ही नहीं। सेम इंडिया के पास गया, वो एम्बेसडर था वो गया यूएसए का, उसको उनको भी बोला कि ये सीन खत्म करें। तो एट द एंड ऑफ द डे कंडीशंस नॉर्मलाइज्ड हो गई थी। ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों को क्या कहते हैं कि हमारे हमें हम नेशनल हीरोज की कदर नहीं करते। ठीक है। ये मैं एंड में बात करूंगा। 1998 में क्या होता है कि पाकिस्तान अपने सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करा देता है, न्यूक्लियर वेपन्स के 40 के मुकाम पे 6 टेस्ट करता है और इंडिया ने 5 टेस्ट किए थे। और उस टाइम जो जिसको आज हम बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं, ठीक है, आई एम सपोर्टर ऑफ नो वन, ठीक है, किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन अनबाइस्ड कह रहा हूँ कि उस टाइम जिसकी हुकूमत थी वो नवाज शरीफ की थी। ठीक है। उस टाइम उस पर भी प्रेशर था, उस पर भी प्रेशर था, बट उसने क्या किया, उसने नेशनल इंटरेस्ट को तवज्जो दी एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक। तो यहां तक बात थी सारी हमारी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने देखा। अच्छा आप लोग को याद करवाने के लिए ये 1956 का टाइम स्पेन था। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बनी थी 1965 में। ठीक। उसके बाद मतलब हमारे पास 1965, चले मैं ये नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को, मैंने देता हूँ। अच्छा अब उसके बाद जो है हमारे पास अगर हम देखें कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को अगर हम देखें, ठीक है, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में पाकिस्तान के पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 अथॉरिटीज हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। ठीक है। उसमें एक एनसीए है, ठीक है, एक एसपीडी है और एक एसएसएफसी है। ठीक हो गया। अच्छा अगर हम बात करते हैं नेशनल नेशनल कमांड अथॉरिटी एनसीए की, ठीक है, एनसीए क्या है, नेशनल कमांड अथॉरिटी। नेशनल कमांड अथॉरिटी
अब इसके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 30,000 एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। और इसके क्या काम होते हैं, इसका ये काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है। एक तो प्रोटेक्शन का काम होता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है अबाउट न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसका जो हेड होता है, जो लीड कर रहा होता है, इसको प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो आगे हमारे पास दो ब्लॉक्स बनते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी होता है और एक डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी होता है। इसमें काम जो हो रहा होता है एनसीए में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम होता है, ठीक। तो ये इससे डील करती है। दो ब्लॉक्स हैं, एक एम्प्लॉय कंट्रोल कमेटी है और एक डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी है। अच्छा, अब अगर एसपीडी की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन। अब इसके नाम से जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, ठीक है। अब क्या इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये इसका पर्पस ये है कि ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियर एसेट्स है ना, उसको क्या करेगा, हाइड करेगा, उसको इंश्योर करेगा कि वो क्या है, वो बचे में, वो हाइड है। तो उसके सीन में ये करेगा कि इसको कंट्रोल, जो इसको चलाने वाले होते हैं वो आईएसआई के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी के मिनिस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं, और इकट्ठे काम करने से वो उसको क्या कर देते हैं, लाइक उसकी प्राइवेसी बरकरार रखते हैं कि किसी को उसका पता ना चले। उसके बाद हमारे पास SSFC आता है। SSFC जो है वो हमारे पास क्या है, वो सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है। इनका क्या काम होता है, इनका मेन काम ये होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये तो नहीं है ना कि कोई भी ट्रक लगा लेंगे या कोई भी, जो भी, अब हमने तो खुद नहीं देखा न्यूक्लियर एसिड्स को, तो ये तो नहीं ना कि कोई भी आ जाएगा और उसको उठा के ले जाएगा। अब SSFC का काम ये होता है, SSFC का काम ये है कि ये क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, इंश्योर कराएंगे, और उसके बाद ये हायरिंग में भी प्रोसेस करते हैं कि कौन सा बंदा ट्रस्टेड है जिसको हम हायर करें, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भी इनका काम होता है। ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था इसका। अब अगर पाकिस्तान के हम फीचर्स देखें, किसके, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के, या पिलर्स देखें, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अगर पाकिस्तान का देखें, ठीक है, CCA, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान का देखें, तो वो मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है कि अगर उस पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान रिटालिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद एक तो ये क्वालिटी होगी, दूसरी ये कि स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद जो है इसकी जो हमारे पास इंटरनेशनल कॉपरेशन है, ठीक है, दूसरों से ये लोग, पाकिस्तान जो है वो कर सकते हैं, मतलब बाहर से मंगवा सकते हैं। उसके बाद कंप्रिहेंसिव एक्सपोर्ट रिजीम भी है इनकी, और एक्यूरेट रिजीम भी है, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई के लिए। अच्छा, अब पाकिस्तान पे इसके अकॉर्डिंग जो है ब्लेम्स क्या लगते हैं, पाकिस्तान पे ब्लेम्स क्या लगते हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो 2003 और 2004 का जो टाइम स्पेन है, अगर उसमें हम देखें तो मुशर्रफ का रिजीम था। मुशर्रफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बोलता है कि किस चीज से वजह से बोलता है कि यूएसए उनको ब्लेम करता है। यूएसए बोलता है कि यार आप जो है ना एनपीटी से जो बाहर की जो कंट्रीज हैं, लाइक लीबिया हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, आप उनको ना अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स के जो स्ट्रेटजीज हैं वगैरह, और या उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो मतलब आपको खुद ही पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान खुद भी टेररिस्ट कंट्री नहीं है, बट हमें लेबल्ड किया गया। तो उस टाइम पे मुशर्रफ उसको बोलता है कि यार आप इस तरह कर लो ना, मेरे पे प्रेशर है, आप इसको एडमिट करो। फिर वो टीवी पे आता है और बोल देता है कि ये, फिर उसको अपने घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। तो देखो एक नेशनल हीरो के साथ कैसा सलूक करते हैं। अब अगर हम देखें कि हीरोज कौन है, मतलब अपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने इनिशिएट किया इस प्रोग्राम को 1972 में। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के उस पर बहुत प्रेशर आया, ठीक है, बट उसने बाय हुक एंड क्रुक करवाए, ठीक है, टेस्ट करवाए। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देख लें। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप खुद इंसाफ करें कि ये तीनों हीरोज हैं, इन तीनों के साथ क्या हो रहा है। चलें, यहाँ पे ये सवाल है और आप खुद ही देख लेंगे इनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं कि इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या है पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या है, तो अगर उसके इंटरनेशनल कंसर्न्स हम देखें तो ओबामा की जब एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसका लास्ट ईयर था, तो उसके लास्ट ईयर में ओबामा ये कहता है कि पाकिस्तान अपना प्रोसेस सीज करे। किस प्रोसेस को सीज करे भाई, कि पाकिस्तान जो है हाई रेंज और लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स वगैरह बना रहा है, ठीक है, या वेपन्स बना रहा है न्यूक्लियर वेपन को, तो उसको बंद करे।
तो उसको बंद करे तो पाकिस्तान उसको फैमिली रिजेक्ट कर देते हैं और बोलता है कि भाई हमारा जो दुश्मन है इंडिया, वो तो एडवांस करता है और हमें अपनी न्यूक्लियर वेपन्स में भी अप टू डेट रहना है। जब तक हम अप टू डेट नहीं होंगे तो हम किस तरह इंप्रूव करेंगे, हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को मतलब मद्देनजर रखते हुए तो हम तो पीछे नहीं जा सकते, हम इस चीज को नहीं हाल्ट कर सकते। अच्छा, अब ये तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आ जाता है, ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, क्या कंसर्न्स थे इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प साहब का तो सबको पता है, ट्रम्प साहब जब आता है तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, और कहता है कि ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन देखें टाइमलाइन में। अब ट्रम्प जब आता है ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, और पाकिस्तान जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। पाकिस्तान ह्यूमन है टेररिस्ट के लिए, पाकिस्तान सप्लाई करता है किसको, जो मतलब नॉन एनपीटी वगैरह से बाहर जो है उन कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये पाकिस्तान को टेररिस्ट कहता है, फिर उसके बाद कहता है कि इसने एक इंटरनल एक शॉर्ट कैंपेन चलाई IAEA में, इंटरनेशनल, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी और एजेंसी। इसका जो ऑफिस है वो ऑस्ट्रिया में, ठीक है, 1957 में बनी थी। और इसमें जाके कहता है कि ट्रम्प मतलब उधर एक अपना एक कंपेन चलाता है कि पाकिस्तान को हम क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे, टेररिस्ट कंट्री लेबल कर देंगे, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स है ना उसके अगेंस्ट में कंपेन करे, मतलब एक कंपेन हुई थी। अच्छा, अब ट्रम्प ये कहता है कि पाकिस्तान में जो है ना सिविलियन जो है वो आपस में हमेशा सिविलियन ग्रुप आपस में लड़ रहे होते हैं, तो पाकिस्तान जो है ना वो क्या कर देगा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को लॉस कर देगा। तो ट्रम्प का एक ये ब्लेम था, दूसरा ये था कि कहता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको मल्टीपल ग्रुप जो है वो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रम्प के ब्लेम्स थे। अच्छा, अब इन ब्लेम्स को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन ब्लेम्स के लिए जो मेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, इसको खत्म करने के लिए जो मेयर हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाइना को कहेंगे कि हमें सपोर्ट करो, ठीक है, यूएन में हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आप वीटो पावर हो, अगर हमें कोई टेररिस्ट कहता है तो आप उसको नॉन वीटो करो, ठीक। एक तो ये मेयर हो गया। दूसरा ये कि हमें डिप्लोमेटिक मेयर्स इंडिया से करने पड़ेंगे, कुछ अच्छे ताल्लुकात कायम करना पड़ेगा, तो तब हम टेररिस्ट नहीं होंगे, बिकॉज इंडिया मीडिया आपको पता है, ठीक है, अभिनंदन केस देख लें, ठीक है, इंडिया जो मीडिया वो कहते हैं आप पाकिस्तान पे F-17 गिरा दिया या F-16 गिरा दिया, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, उसको अवार्ड भी मिल गया अभिनंदन को, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं किसके साथ, इंडिया के साथ, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंडिया कभी चाहता ही नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो, ताल्लुकात अच्छे हैं। उसके बाद जो है यूएसए से पाकिस्तान को सपोर्ट लेनी चाहिए कि उसको क्या करे, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ना उसमें इंक्लूड करे। अच्छा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप पाकिस्तान को दिलवाए, इसका क्या काम होता है कि ये वो चेक एंड बैलेंस जो एनएफटी, जिस तरह हमारे पास कौन सा है फतफ की ऑर्गेनाइजेशन और वो चीज चेक कर रही होती, ये भी यही करता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स को ये उसको वॉच डॉग का काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब ये मेयर्स हैं, ठीक। अच्छा, अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछे, और यहां तक चीजें समझ आ रही हैं या नहीं यार। अच्छा, ये मैं इस तरह दिख रहा होता हूँ कि मैं नीचे देख रहा हूँ, ये कैमरा मेरा देखें ये इधर लगा हुआ है, तो उसको उसमें इस तरह नजर आ रहा होता है कि मैं नीचे देख रहा हूँ। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे। ये तो जस्ट एक वो था कि अब हम उसकी तरफ जाएंगे फर्दर। जी जी अनिका। इसके नोट्स अभी मैंने तो रफ बनाए हुए हैं, मतलब घंटे, एक लेक्चर के बाद घंटे तक मिल जाएंगे, ठीक हो गया। या मैं देख लेता हूँ, बना लेता हूँ, फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है। मतलब मेरे पास रफ लिखे हुए हैं, अब रफ आपको भेजूंगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब अगर हम देखें किस चीज को, ये तो हो गया ना हमारे पास, ठीक है। अब अच्छा, आपने ना ये कंफ्यूज नहीं होना, अब ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं किसके डोमेन में पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट सिलेबस को देख रहा हूँ। जो साउथ एशिया में जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग।
अब अगर हम डॉक्ट्राइन देखें, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन, ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एंड न्यूक्लियर posture of Pakistan। इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डॉक्ट्राइन क्या होता है, डॉक्ट्राइन क्या चीज होती है। ठीक है, अगर हम डॉक्ट्राइन को देखते हैं, लेट्स सपोज डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि एक लाइक इंडिया, ठीक है, इंडिया हम पे हमला कर देता है तो उसके अगेंस्ट जो हम एक रिटालिएशन करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिटालिएशन जो करते हैं, मतलब कोई भी चीज हो, ठीक है, मैसिव रिटालिएशन जो होती है ना, उसको हम रिटेन करें, मैसिव रिटालिएशन को गारंटी करें, मैसिव रिटालिएशन को, वो हमारे पास डॉक्ट्राइन कहलाता है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ पाकिस्तान को हम देखें तो पाकिस्तान के, अब ये पिछला ब्रीफ ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि आप लोग को थोड़ा सा वो बन जाए, बेसिक बन जाए कि कराना क्या है। अच्छा, अगर 1998 को तो हम देखें, ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, न्यूक्लियर टेस्ट किए, ठीक हो गया। अच्छा, और इस किसके रिस्पॉन्स में किए, इंडिया के रिस्पॉन्स में किए। अगर हम देखें डॉक्ट्राइन को तो इसके दो तीन जो चीजें होती हैं ना वो हमारे पास होती हैं। अगर हम देखें तो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस क्या है, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, ठीक है, ये तो अब हमें इसका पता चल गया। ठीक है, और इसकी अगर मैं लिखूं तो टू रिटेन मैसिव रिटालिएशन, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि इसको मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, ठीक है, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, अब ये क्या चीज होती है इसमें ना आपके पास तीन चीजें आती हैं। अगर हमें कोई इकोनॉमिकली हमें कोई नुकसान देगा, हमें कोई स्ट्रेंगुलेशन होगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन होगी, लाइक हमारा, लेट सपोज आप कहते हैं कि जो ग्लेशियर्स हमारे पिघलते हैं, फिर उससे क्या होता है, हमारे रिवर्स फिलअप होते हैं, अगर उसको, या इंडियन ओशन में हमें इंडिया ब्लॉक करता है या हमारे पानी को ब्लॉकेट करता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, मिनिमम जो लिमिट है, जिस लिमिट तक हम अपनी न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये होगा कि इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन। अब अगर हमारा कोई ब्लॉकेट कर देता है, किसका, वाटर का, या हमें इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में पानी का ब्लॉकेट हो जाता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। ये हो गई एक बात। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो दो तीन ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रैंगुलेशन, जी, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के बारे में आपने क्या बताया। इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का यही है कि हमें कोई इकोनॉमिकली कोई नुकसान देता है, उसके बाद लाइक मैं कहता हूं कि अब अगर पानी नहीं आएगा तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं चलेगा, जब एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं चलेगा तो हमारी इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट आएगा, लाइक 70% ऑफ जो हमारी स्टेट है, ठीक है, वो किस पे चल रहा है, ज़राअत पे चल रहा है, इकोनॉमी जो है उससे होती है। तो अगर हमें इस तरह के नुकसान होंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे। ये हमारा मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे कोई मेजर हेड्स हैं, मेजर सिटीज हैं, मेजर अर्बन हेड्स हैं, लाइक हमारे पास कौन से हैं, अगर लाहौर इस्लामाबाद पे कोई अटैक करता है डायरेक्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे। ठीक है, उस केस में हम अगेन रिटालिएट करेंगे,
और अपनी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। ये दो बातें होगी। तीसरी बात क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास लॉस हो जाता है, मैन पावर हमारे पास खत्म हो जाती है या कम हो जाती है बहुत, तो उस केस में क्या हम दोबारा क्या करेंगे, रिटालिएट करेंगे। क्यों क्यों रिटालिएट करेंगे? क्योंकि हम डिस्पेरिटी में हैं। किसके साथ? इंडिया के साथ। हमारा हर चीज में अगर देखें तो 1:3 आ रहा है। तो ऐसे केस में जब उसकी इतनी फोर्स है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? हमें अगेन न्यूक्लियर वेपन यूज करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास तीन बातें होगी। अब अगर हम कहते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस कैपेबिलिटी, ठीक है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस कैपेबिलिटी, अगर उसकी बात करते हैं, तो अगर हमें ये नजर आ रहा होता है कि थ्रेट हमारे पास इमिनेंट है, हमारा जो हमारे हमारे जो दुश्मन है वो बॉर्डर पे आए हुए हैं, रेडी